लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चलाया है हमने क्लास 6 का, तो इसमें हम लोग आज चैप्टर देखने वाले हैं 7, ठीक है। और इसमें जो बोला जा रहा है राज्य से साम्राज्य चैप्टर का नाम है, और इसमें देखते हैं कि एक गर्ल है उसके बारे में बताया गया और अंदर डिटेल में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है कि रोशन के रुपए की बात की जा रही है। रोशन जो है एक गर्ल है, तो जन्मदिन पे क्या होता है, रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले हैं, ठीक है, नए नए नोट मिलते हैं। उन्होंने अपने हाथ में दबा रखा था और उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, ठीक है। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी, जो रोशन थी, ठीक है। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ क्या है, गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ठीक है, राइट साइड में, और बाईं तरफ क्या है, छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए, ठीक है, वो सोच रही है लड़की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भी देखिए एक नोट जब हम लेते हैं तो इन सब चीज़ों को तो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन इस बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो डिटेल में देख लेते हैं कि इस अध्याय में देखेंगे कि रोशन की रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीरों के साथ लगाए, ठीक है, बच्चों के तस्वीरों के साथ लगाने के लिए बोला जा रहा है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि हम इन शेरों पर क्या बोल रहा है कि हम जिन शेरों के, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, ठीक है, रुक जाइए। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, यानी वो अचानक नहीं आया, वो उनका काफ़ी लंबा समय से ऐसे रहा है, ठीक है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्थान पर स्थापित किया गया है, ठीक है। और इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ लिया है चैप्टर 6, क्योंकि हमारा चैप्टर 7 है। देखिए यहाँ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, शेरों वाला स्तंभ शीर्षक है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ के बारे में डिटेल में कुछ। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानने कि इस अभिलेख में क्या लिखा है, अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, यानी कोई राज्य है उसको साम्राज्य क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप किसी राजा के बारे में नहीं जानेंगे, उसके पूरे एरिया को नहीं जानेंगे, उसके राज्य क्षेत्र को नहीं जानेंगे, तब तक महानता कैसे बता पाएंगे, ठीक है, कि उनके राज्य में कौन कौन से एरिया थे। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक जिस साम्राज्य का पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले किया था। कब किया था? तो 2300 साल पहले किया गया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, ठीक है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते हैं, ठीक है। तो चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या नाम है कि क्या बोला जा रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ठीक है। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है, तो देख लेंगे हम लोग नीचे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, ठीक है, नगर प्रमुख थे। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया की बात की जा रही है के लिए आने जाने का क्या था, मार्ग थी। दूसरे तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता था। उज्जैन क्या था? तो आपको उत्तर से आप कहाँ जा सकते थे? दक्षिण में जा सकते थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऊपर में कुछ पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा ये देख लेते हैं, तो जो ऊपर है वो देख लेंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, ठीक है। तो अलग अलग ड्रेसिंग सेंस भी था। देखिए
यहाँ बात किया जा रहा है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है चित्र में। ये सारे इलाके जो है साम्राज्य के भीतर थे, ठीक है। इन देशों के नाम बताओ, उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये भी बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऊपर में कुछ डिटेल दिया हुआ था, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुआ, ठीक है। तो कौन कौन से थे? आपके चंद्रगुप्त पहले होते हैं, उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक हुए, ठीक है, अशोक। अगला देख लीजिए, इसमें जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर दूँगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉट को पहचान लीजिए कि किस किस डॉट का क्या मतलब है। तो लाल का क्या मतलब है? अभिलेखों की प्राप्ति का स्थल जो है लाल से डिनोट किया गया है, और महत्वपूर्ण नगर जो है वो ब्लैक से डिनोट किया गया है। तो देखिए उस युग के प्रमुख मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपके लाल वाला क्या है, हमने पढ़ा था, तो अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है। तो देखिए कहाँ कहाँ है, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो लम्मक है, ये लम्मक या लंपक है, कंधार है, कंधार बना हुआ है, आपका मनसेरा है, शहबाजगढ़ी है, और आपका क्या है, तक्षशिला है। उसके बाद क्या है, कलशी है, टोपरा है, मेरठ है, बहापुर है जो आपका दिल्ली के पास है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम की तरफ जो है लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, उसी तरह रामपुरवा हो गया, लौरिया रेराज जो आपका बिहार में हुआ, रामपुरवा भी बिहार में हुआ। और आपका क्या है, पाटलिपुत्रा जो है वो आपका क्या था, ये दूसरा स्थल था, तो इसको हटा देते पाटलिपुत्रा को। और देखिए ये आपका क्या था, पनगुरिया हो गया, सांची हो गया, रूपनाथ हो गया, गुज्जर हो गया, कौशाम्बी हो गया, सारनाथ इलाहाबाद, और धौली जौगढ़ हो गया। उसके अलावा क्या है, सन्नाती हो गया, सौपारा हो गया, गिरनार जो गुजरात वाला है। उसके अलावा क्या है, साउथ में देखिए क्या है कि ब्रह्मगिरी है, उसके बाद येरागुड़ी है, और मास्की है, ठीक है। और ये देखिए ब्लैक से किसको डिनोट किया गया है, तो महत्वपूर्ण नगर है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण नगर को। तो देखिए यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण नगर को दिखाया गया है, आपका तक्षशिला हो गया, आपका उज्जैन हो गया, और पाटलिपुत्रा जो थे महत्वपूर्ण नगर थे। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा दूर भी कर देती है जिससे कि आप एक साथ देख पाएंगे, ठीक है। देखिए और एक बंगाल की खाड़ी हो गया, और अरब सागर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य जो होता है राज्यों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, और सम्राटों को राजाओं की तुलना में संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको सम्राटों को, ठीक है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत हो, किसको, सम्राट को, ठीक है। चलिए साम्राज्य का प्रशासन देखिए कैसे होता था, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनकी सजा भी देते थे, ठीक है। यानी जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, और संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, ठीक है। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, ठीक है, और राज्य परिवार और एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। तो ये नियंत्रण भी रखते थे, और सबसे ऊपर कौन थे, तो सम्राट यानी राजा थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था, ठीक है।
देखिए मैं लाइन बाय लाइन आपको बताने का कोशिश करती हूँ। अगर कोई भी चीज़ अगर छूट जाए या कोई भी चीज़ अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना बता रही हूँ क्योंकि बीपीएससी लाइन को ही उठा करके पूछने लगी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो आपके लिए बेनिफिश है वो मैं कोशिश करूँगी करने का। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, ठीक है, और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें उसे इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए आपका अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देखिए संभव कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे और अंत में आपका जंगल वाले इलाके आते थे, ठीक है। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है, क्योंकि वो जंगल में थे और वहाँ की कोई नियम कानून उनको उतना मानना नहीं पड़ता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर दे, ठीक है, यानी जंगल में जो जो उत्पाद होते हैं उनको ला कर के राजाओं के अधिकारियों को दे। देखिए नजराना क्या होता था, तो नजराना देखिए जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसा नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी ये कर के कैटेगरी में नहीं आता था, ये अनियमित रूप से था, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या मेगास्थन, यहाँ राजधानी में सम्राट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसी तरह का रहेगा, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि लाइन बहुत ही लंबा है। राजधानी में सम्राट की बात की जा रही है, तो क्या है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। यानी मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस जो निकेटर था उसका राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं, ठीक है, यानी उसके कुछ एक अंश को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए क्या बोल रहा है कि सम्राट का राजा के सामने जाने की, देखिए सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में क्या किया जाता कि जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था, ठीक है। कौन? तोता, ठीक है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश न करे, कोई हत्या न कर दे। उनके खाना खाने से उन्हें खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ठीक है, यानी हमेशा कमरा बदलते रहते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर में घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 क्या है कि द्वार है, ठीक है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है, ठीक है। इस तरह का था। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बात किया जाए, अशोक एक अनोखा सम्राट की बात की जा रही है। कैसे वो एक अनोखा सम्राट थे? देखिए अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में मिले हैं, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। अभी जो कलिंग है आपका उड़ीसा है उसका पूरा नाम क्या था? आपका कलिंग है और तट के पास है यानी समुद्र के पास है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा और लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गया, यानी वो बहुत ही आहत हुए। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इतना मतलब खून बहा कि उनका मन ही हृदय ही परिवर्तन हो गया, ठीक है। देखिए
कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख बताता है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। कितने साल बाद? तो 8 साल बाद विजय की। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1.5 लाख, सोचिए 1.5 लाख लोग क्या किए गए? बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शमन भी मारे जाते हैं, यानी मतलब अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि आपका क्या बोला कि जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, धर्म के माध्यम से वो दिल जीतना चाहते थे, ना कि बलपूर्वक। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, यानी धर्म जो है, धर्म संस्कृत शब्द, देखिए धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, यानी धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म से बना है। धर्म क्या है? आपका प्राकृत शब्द है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे एक चित्र है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये किसकी चित्र है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपका कह रहा है क्या, देखिए हमने धम तो पढ़ा, लेकिन अशोक का धम क्या था? अशोक के धम में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। ठीक है, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था और जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसी के साथ भी झगड़े होते थे। ठीक है, अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? तो धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। और क्या बोला जा रहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, जो पढ़ नहीं सकते उनको सुनाने की बात की गई। उसी तरह से अगला क्या बोला जा रहा है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी के कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, अगला ये देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका कह रहा है क्या, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उसके अतिरिक्त उन्हें मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। चलिए हम लोग जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है देख लेते हैं किसकी है। चलिए यहाँ पे देखिए, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यानी जो बना हुआ है। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन क्या है, स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, यानी किस तरह से ये मूर्ति बनती थी। देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं जो भी है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते तब उनके बच्चों का विवाह होता, जब बीमार होते तब या बच्चों का विवाह होता, बच्चों के जन्म पर
और जब यात्रा शुरू हो करते तो भी वे तरह तरह के अनुष्ठान करते। वे ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, ठीक है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, ये है जो अन्य प्रकार की रीति है क्या है, ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे को धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। यानी खुद का प्रशंसा करिए या दूसरा का निंदा अच्छी बात नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे को अपनी रिस्पेक्ट करने दीजिए, या किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, ठीक है। हम सभी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए और लोग भी हमारे धर्मों का आदर करें, ये अच्छी बात है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो ये वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। चलो देखिए किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में दिया हुआ, तो ब्राह्मी लिपि को देख लीजिए क्या है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। जितनी भी जो लिपियाँ हैं वो वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, यानी यहाँ जो दिया वो अलग भाषा में कैसे है, तो देखिए ये क्या आरंभिक ब्राह्मी ऐसे लिखते हैं, अ को देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं तो अ ऐसे लिखते हैं, आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखते हैं। और बांग्ला जो है ये अ का ये प्रोनाउंस है, मलयालम में अ ऐसे लिखते हैं उल्टा, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना उल्टा जब कर दे रहे हैं तो। और देखिए तमिल में कैसे लिखते हैं, अ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जितना भी चीज़ है, यहाँ देखिए ये कुछ तिथि है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथि की बात की जा रही है। तो मौर्य साम्राज्य का शुरुआत कब हुआ, तो 2300 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वन लाइनर फैक्ट में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ, देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये लाल वाला जो है, देखिए आपका जो आपका कॉफ़ी कलर का जो है वो देखिए ये मार्ग चीनी शासकों का नियंत्रण में था। हरा वाला क्या था, ये कुषाण मार्गों के नियंत्रण में था। अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ये जो है वो आपका थोड़ा सा मेहंदी कलर का जो है समुद्री मार्ग है। ईरान वाला रेड एकदम पूरी तरह से रेड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। और आपका पिंक वाला क्या है, रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था पिंक वाला, ठीक है। देखिए ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए आपका ये है रोमन साम्राज्य है आपका, उसके अलावा भूमध्य सागर हो गया, उसके अलावा आपका क्या है, देखिए इस तरह से बना हुआ है जितने भी चित्र हैं। ये देखिए पिंक वाला कहाँ जा रहा है, ये आपका रोमन साम्राज्य की तरफ जाने वाला है, ठीक है, देख रहे हैं ये वाला। तो देखिए मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ जिससे कि आपको पिक्चर जो है क्लियर दिख पाए, ठीक है। देखिए देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ देखिए ये आपका मंगोलिया का एरिया हो गया, तिब्बत हो गया, आप जूम करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल के बारे में। देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, देखिए इंडिया का मैप है। उसके अलावा क्या है कि आपका जो देखिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ आपसे, देखिए यहाँ पे मैं कोई ऐसा कलर लेती हूँ जो आपको पता चले, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा भारत है, देखिए आपका चाइना हो गया, यहाँ पे तिब्बत हो गया, ये हिमालय वाला एरिया हो गया, गंगा और आपका एरिया हो गया, आपका पाटलिपुत्रा हो गया। उसी तरह से आपका जो यहाँ वाला सिंधु आपका हो गया, बेरी गाजा हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, पेडुक्का हो गया और मुजरिम हो गया, ठीक है। ये सब एरिया जो है अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट देख लेते हैं। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी और रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया, ठीक है। दक्षिण भारत के पतन जो है वो साउथ का जो पतन है वो काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आपका मानचित्र पोडुका जो है दक्षिण भारत में ढूंढो, अड़िका मेरू
का रोमन नाम था, ठीक है। अरिका मेरी का रोमन नाम क्या था, पोडुका था, ठीक है। मैंने अभी आपको पोडुका बताया, देखिए पोडुका कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, पोडुका, ठीक है। ये हो गया, ये आपका ये संभावित चीनी मार्ग है, ठीक है। देखिए आपका ये बना हुआ है और ये आपका जो पूरा हो गया। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम कर देती हूँ। आगे की बात की जाती है, देखिए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए साम्राज्य का उदय हुआ। पतन के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन का बात क्या होता है कि बहुत सारे राज्य का उदय होता है। पश्चिम उत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहता है। पश्चिम के उत्तर में आपका जो इंडिया के पश्चिम उत्तरी भाग में आपका क्या होता है और उत्तर भाग में क्या होता है, 100 सालों तक हिंद यमन का शासन होता है। उसके बाद पश्चिम उत्तर और पश्चिम पर क्या होता है कि आपका शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन होता है, ठीक है। जो मध्य एशिया के लोग थे शक, उनका शासन होता है, ठीक है। इसमें से आपका अगला बोल रहा है क्या कि इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित नहीं किया। यानी शकों को कौन पराजित किया, तो गुप्त ने, ठीक है। आप चैप्टर 9 में देखेंगे। शकों के बाद कौन आते हैं, तो कुषाण आते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। तो कुषाण जो आते हैं शक के बाद आते हैं और 2000 पहले आते हैं, ठीक है, वर्ष पहले आते हैं। आप चैप्टर जो तुम कुषाणों के बारे में अधिक जान पाओगे, जो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, देख लेते हैं। अगला आपका बोल रहा है कि उत्तर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कौन आते हैं, आपका कन्नव आते हैं। शुंगों के बाद कौन आते हैं, तो आपके कन्नव आते हैं। उसके बाद कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जाता है, क्या कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत और मध्य भारत पर शासन करने वाले सातवाहन जो थे, पश्चिम भारत और मध्य भारत पे जो करने के साथ सातवाहनों के साथ इनके कई युद्ध हुए, शकों का युद्ध होता है, ठीक है। लगभग 2100 वर्ष पहले स्थापित सातवाहन वंश राज्य, सातवाहन राज्य लगभग 14 आपका 400 साल तक टिका रहा। कौन वंश, तो सातवाहन वंश जो है 4 साल तक टिका रहता है, 400 साल तक, ठीक है। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित होता है। कब, तो 1700 साल पहले, ठीक है, यानी सातवाहन के बाद। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत के बारे में बोल रहा है कि 2200 से लेकर के 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसके अलावा और कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपि और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योग और व्यापार का प्रगति होता है। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उप महाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया जो मानचित्र 6 में है, समुद्री रास्ते भी खोजे। मंदिर, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ ही हो रही थी, ठीक है, यानी ये आगे पीछे नहीं, साथ ही हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है, इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो शक का सिक्का किस तरह था, ये शक का सिक्का है, ठीक है, ये शकों का सिक्का है, देख लीजिए इस तरह का बना हुआ है। और अगला क्या है, देखिए सातवाहनों का सिक्का इस तरह का बना हुआ है, चौकोर बना हुआ है ना, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका, ये हो गया, फिनिश हो गया आपका चैप्टर 7 जो NCERT का है। तो आज मैंने आपको चैप्टर 7 भी कंप्लीट करा दिया और इसी तरह से जितने भी चैप्टर होंगे मैं आपको 1 बाय 1 कंप्लीट कराने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।